देखो, आज हम लोग 12th का जो है इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले देखेंगे कि जो 12th का इकोनॉमिक्स है उसमें पढ़ना क्या है। इच बैच में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो बच्चे 11th में पढ़े थे, आप पढ़े होंगे इंडियन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, जिसका उल्टा रिवर्स है, क्योंकि इसमें आपको इंडियन इकोनॉमिक्स की तरह कोई कथा कहानी नहीं है। पूरे ग्राफ से भरपूर है, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। दैट मीन्स प्योर इकोनॉमिक्स है, कोर इकोनॉमिक्स है। एंड व्हाट यू वेर स्टडिंग इन 11 दैट वाज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। वो इंडियन इकोनॉमिक्स था। हालांकि उसकी भी अपनी एक महत्व है। जब फ्यूचर में यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंडियन इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं और इंडियन इकोनॉमिक्स एक जीएस का पार्ट हो जाता है। 11th एंड 12th बेस तो आपका है ही है, लेकिन जो यूपीएससी का भी फ्यूचर में तैयारी करते हैं उसको लगता है कि हम इंडियन इकोनॉमिक्स से कर जाएंगे, तो उनकी भूल है। क्योंकि आपका जो है 11th एंड 12th दोनों का इकोनॉमिक्स, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उस समय पे फिर आपको जो भी पढ़िएगा 7 महीना 8 महीना जो भी चलेगा काल से, अभी दिसंबर का महीना है आपका अक्टूबर तक, यानी कि दशहरा के पहले इकोनॉमिक्स सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतने लंबे समय लगता है, उसमें कुछ छुट्टियां भी होती है। दूसरी बात है, जो भी इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी है सभी को हम एक बैकअप लेक्चर भी इकोनॉमिक्स में स्पेशली देते हैं कि ये बैकअप लेक्चर है। मतलब जैसे घर से अगर किताब नहीं पढ़ के आना है तो उस वीडियो को देख के आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। और वो प्योर स्पेशल एक बार लेक्चर हम बनाए थे जो कि अभी तक है, आप उसको सभी विद्यार्थी को हम दे देंगे। 11th में भी स्टैटिस्टिक्स का दिए थे, यहाँ पे भी देंगे। ये क्लासेज हाइब्रिड मोड है, ऐसे ऑफलाइन बैचेज है लेकिन हाइब्रिड मोड है। किसी क्लास से छूट जाए तो इसको आप बैकअप ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स जो भी पढ़िएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जस्ट लाइक फिजिक्स इन साइंस। जिस तरीके से साइंस में फिजिक्स एक काफ़ी कन्फ्यूजिंग टर्म्स होता है, एक क्लास नहीं है दूसरे क्लास में सब गोल हो जाएगा, तो 2-4 क्लासेस के बाद हम लोग जब टॉपिक पे आएंगे तो उसमें भी इस तरह की चीज़ों को देखने को मिलेगा। यदि क्लासेज में कंटिन्यू हैं तो गधे को भी इकोनॉमिक्स सिखा देंगे, और क्लास में नहीं है तो इकोनॉमिक्स सीखने का कोई उपाय नहीं है, चाहे जिस विश्वविद्यालय में जहाँ पे आप चले जाएँ। जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पढ़िएगा वही चीज़ आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाइए, कैम्ब्रिज जाइए, हार्वर्ड जाइए, वही पढ़िएगा। हाँ, पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, एग्जाम्पल अलग हो सकता है। न्यूटन्स लॉ यहाँ पढ़ें या लंदन में पढ़ें या कैम्ब्रिज में पढ़ें या अमेरिका में पढ़ें, अलग थोड़ा हो जाएगा। लॉ वही रहता है, उसका अप्लीकेशन जो है अलग अलग करके लोग दिखाते हैं, बताते हैं। तो उसी तरीके से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये आपका बेस है इन फ्यूचर, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जितना डिटेल्स में पढ़िए एक पार्ट करके, उतना डिटेल्स में शायद ज़िंदगी के किसी दूसरे मोड़ पे पढ़ने का मौका ना मिले। तो आप प्रयास कीजिए कि एक एक ग्राफ को सीखिए, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स के टीचर्स, जिस तरह से साइंस में फिजिक्स के टीचर्स की कमी होती है, उसी तरीके से आपका ह्यूमैनिटीज़ हैं या कॉमर्स है, साइंस है, ये तीनों जगह हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। आप किसी भी कोर्सेज को करते हुए, मेडिकल साइंस में भी इकोनॉमिक्स कंपलसरी कर दिया है पास करना एग्जामिनेशन, वो भी उसी तरीके से आप अगर लॉ करते हैं वहाँ आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। उसी तरीके से यदि एनआईटी में बीटेक करते हैं वहाँ भी इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स हर जगह आपको पढ़ना है, ये पीछे आपको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये बेस है, इसी से आपका परिवार, इसी से आपका देश, इसी से संसार आपका चलता है। और हम लोग कहते भी है सोर्स इज द फोर्स एंड मनी इज द पावर। बिना मनी का जो है आपका दुनिया चलने वाला नहीं है। कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो भी उसका अंतिम गोल है कि अच्छा पैसा कमाना, अच्छी लाइफ जीना। हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसका भी मेरा गोल यही है कि अच्छे से पैसा कमाना, अच्छा लाइफ जीना, आपको अच्छे सर्विसेज देना। तो इकोनॉमिक्स सिखाता है आपको कि किस तरीके से आप एक प्रोफेशनलिज्म बने। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि खूब कोट पैंट टाई लगा लें आपके सामने आ जाएं। प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे आप आए हैं आप प्रोफेशनल बनिए, जहाँ पे हम खड़े हैं हम प्रोफेशनल बने। हम जो आपको कमिट किए कि हम ये देंगे तो हम देंगे, आपने जो कमिट किया है, जैसे कि हम कहते हैं इकोनॉमिक्स हम गधों को सिखा देंगे, इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स हम कमज़ोर बच्चों को भी सिखा देंगे। गधा का मतलब गधा नहीं होता है, मुहावरा लोग बोलते हैं कि जो कमज़ोर बच्चे लेकिन उसके कंडीशंस हैं कि यू हैव टू बी पंक्चुअल इन द क्लासरूम, यू हैव टू पंक्चुअल इन द लेक्चर थिएटर, देन इट विल बी पॉसिबल कि आप यदि पढ़ने में सामान्य भी हैं तो भी इकोनॉमिक्स की एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स का पूरा मटेरियल हम आपको एक ही साथ दे देंगे, टेलीग्राम चैनल में चला जाएगा। चूँकि अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है इसलिए कुछ मिला नहीं है, सब एक ही साथ आपको चला जाएगा, ताकि बार बार आपको नोट्स के लिए परेशान होना ना पड़े।
चूँकि ये मेरा स्पेशल पेपर है तो इसमें मटेरियल का कोई कमी नहीं है, इसका पूरा का आंसर हम बना दिए बैठ के। जितना क्वेश्चन आपका पीछे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हर साल पढ़ाते पढ़ाते 2-4 करते करते पूरा आंसर बन गया है और पूरा टाइप हो गया और आपको एक साथ मिल जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस करने में आपको क्या होगा, बहुत आसानी होगा, है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी जो इस क्लासेस को एंजॉय करेंगे, तो क्लासेस को एंजॉय करने के लिए क्लासेस में कंटिन्यू रहें। आज हम जैसे अगर आप 11th भी पढ़े होंगे तो वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ पे 11 से शुरुआत किए थे। क्लास भले एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ये नहीं कि हम लोग कोई आपका नोट्स लेके आए तो वही चीज़ बताएंगे। हर क्लासेज में अलग अलग चीज़ें होती हैं, इस बार भी क्लासेज में अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन थ्योरी वही पढ़ेंगे। थोड़ी चेंज थोड़ी हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से पूरा आपको थ्योरी पढ़ना है, हर थ्योरी एजम्पशन पे आधारित है। तो इन सभी चीज़ों के साथ हम लोग आज के क्लासेस को शुरू करते हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए कुछ आपके पास टूल होना चाहिए। वह है कि आप जाके एक स्केच खरीद लीजिए, 1-2 पेंसिल खरीद लीजिए, ये आपका हथियार है। क्योंकि आप ग्राफ बनाइएगा, बार बार गलती शुरुआत में होगा तो पेन से ठीक नहीं लगेगा, उसको मिटा मिटा के आप लिखिएगा। तो आज 1-2 क्लास के बाद आप कर लीजिएगा, क्योंकि अभी 1-2 क्लास हम इंट्रोडक्शन ही बताएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, शुरुआत से चलते हैं। देखिए, दुनिया के किसी भी फील्ड में जाते हैं तो इकोनॉमिक्स आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले भी हम देखे होंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो सबसे पहले आपको बता दें, 12th में जो इकोनॉमिक्स हैं इसमें 2 तरह के बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। मान लें किसी का मैक्सिमम लोग का, यानी कि ज़्यादा बच्चों की संख्या होती है बीएससीबी का, इंग्लिश मीडियम बैच बीएससीबी। तो बीएससीबी में जो 12th में पढ़ना, 11th में इंडियन पढ़ना था और स्टैटिक्स पढ़ना। 12th में जो पढ़ना है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं व्यष्टि, क्या बोलेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको बोलेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, समझे। क्या बोलेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। ये हिंदी हो गया इसका, है ना। ऐसे इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो इसे देखो, आज ही सीख लो। मेरे क्लास के बाद आप जो बुक्स लीजिएगा, हम बुक का नाम ही बता देंगे, और चूँकि हम प्रैक्टिस सेट भी दे देंगे, तो झमेले खत्म हो जाएगा बाद में क्या करना है नहीं करना है, और 4 टेस्ट लेंगे, है ना। सब बता देते हैं हम क्या करेंगे। हम पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर हम दे देंगे, खाली आप नोट्स बना लीजिएगा अपने हिसाब से। कुछ जैसे इस साल एग्जामिनेशन होगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा होगा उसमें आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, 2 चीज़ ध्यान दीजिए। जैसे ए माइक्रो है ना, तो इसमें एक आई निकालिए, और एक मैक्रो है, इसमें से ए निकालिए। आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, और ए का मतलब होता है एग्रीगेट। क्या होता है, एग्रीगेट, है ना। मतलब अगर एक एक यूनिट का अध्ययन करते हैं, जैसे एक व्यक्ति का, एक फर्म का, एक व्यक्ति के कंजम्पशन का, तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर हम टोटल का अध्ययन, जैसे यहाँ अगर एक व्यक्ति की इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी क्वेश्चन में है। लेकिन हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे। अभी हम लोग चूँकि हम लोग यही पढ़ना है, तो हम लोग देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। देखिए, आपका सर आपके पास क्या क्या आपके पास जो टूल्स होना चाहिए इससे आप पढ़िएगा। तो देखिए, पहला प्रायोरिटी होता है एनसीईआरटी या बिहार गवर्नमेंट का जो बुक आती है वो आप ले लीजिएगा। एनसीईआरटी में कुछ कंटेंट्स हटा दिए हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में नहीं हटाया, तो हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। और प्लस 2 किताब हम आपको बता देते हैं जो अच्छा लगे। ओहरी एंड जैन का, एक आता है अनुपम अग्रवाल का, रेफरेंस बुक है। और एक आता है संजीव वर्मा का, एक आता है दीपा श्री का। बहुत ऐसे पुस्तकें बहुत आती है,
ओहरी जैन साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। दीपा श्री के जो 12th की बुक्स आती है, ये भी जो है लेडीज श्री राम कॉलेज कॉमर्स में प्रोफेसर रही हैं, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। दोनों मीडियम जो बुक है, दोनों सब ये जो चारों बुक्स हैं ये दोनों मीडियम में आता है। अनुपम अग्रवाल का, ये भी प्रोफेसर हैं, काफ़ी अच्छी किताब लिखे हैं हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली। और ये संजीव वर्मा जो हैं, ये भी काफ़ी अच्छी किताब 12th के लिए लिखे हैं, और ये भी आपको CA हैं। तो सभी के लिए अच्छी किताब मैंने आपको बता दिया कि पास होना चाहिए। बाकी आप एक ही किताब को लीजिएगा, इससे आप एक ही किताब जो आपको पसंद करे, ये सबसे अच्छी किताब है, आप इसको ले सकते हैं 12th स्टैंडर्ड के लिए रेफरेंस बुक में, ताकि इस पर क्वेश्चन आपको बनाना होगा। क्लियर है? तो 12th में एक पुस्तक के पास होना चाहिए। दोनों मीडियम की पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है। NCERT तो आपके पास है ही, इसके अलावा रेफरेंस किताब के रूप में इस किताब को आप ले लीजिएगा। ऐसे पुस्तकें बहुत है मार्केट में, जो मन करे वो लीजिए। टॉपिक हम वही पढ़ाएंगे जो कुछ सिलेबस में पढ़ना है। अब एक सवाल होगा शुरू दिन के, सर क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन पैटर्न आपका 2-3 प्रकार का होता है। पहला तो आपका जो है MCQ क्वेश्चन होगा। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसी में ना कुछ कभी कभी एक फिल इन दी ब्लैंक्स करके क्वेश्चन देता है ना, या फिर कोई शॉर्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपको आंसर बनाना बहुत आसान है, क्योंकि लॉन्ग आंसर ना 70 से 100 वर्ड में ही तैयार करना है आपको। 6 नंबर का पूछता है, वर्ड बता दिए, 70 से 100 वर्ड, बस आधा पेज में आपका आंसर तैयार हो जाएगा। मैक्सिमम 1 पेज आपको जाएगा, ग्राफ वगैरह रहेगा तो। और बाकी जो है 30 से 50 वर्ड में आपको आंसर तैयार कीजिएगा। कभी कभी देखो क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, तो वर्ड वही सामान्य रहता है, 30 वर्ड, 50 वर्ड, 70 वर्ड, ये आपका है। ऐसे तो UPSC एग्जामिनेशन में जब बैठते हैं तो कॉपी दे देता है, कॉपी में जगह दे देता है ना। तो वर्ड लिमिट इसलिए रखा जाता है कि फ्यूचर में यदि आप जवाब देना तो आपको कंसाइज वे में लिखने के लिए आना चाहिए। देखिए, याद रखिए कि आपको एग्जामिनेशन में जब बैठते हैं तो आपको कन्विंस नहीं करना है। यू आर नॉट ए टीचर, एंड कॉपी जो चेक कर वो स्टूडेंट आपका नहीं है। यू आर स्टूडेंट, आपको अपने बारे में, थ्योरी के बारे में बताना है। कुछ बच्चे पूरा थ्योरी बता कथा कहानी कहना शुरू कर देते हैं, है ना, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं उसको पता है कि चीज़ क्या होती है। तो आप कम शब्द में कितने अच्छे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो जैसे जैसे चैप्टर बनाइएगा, क्वेश्चन आंसर बना लीजिए। चूँकि मैं बना हुआ तो दे ही दूंगा, फिर भी आप अपने हाथ से अपने रजिस्टर में क्वेश्चन आंसर को बनाइएगा। कुछ नया क्वेश्चन भी जैसे जो इस साल होगा, मैंने पहले ही कहा था, उसको भी बनाइएगा। तो ये आपका तरीका हो गया। ये तो हो गया कौन से पुस्तक करें, क्या हमारा बेस होगा, कैसा क्वेश्चन होगा, इन सारी चीज़ों को हम बता दिए। अब देखिए, कहिएगा कुछ लोग के मन में होगा, सर कितने साल का क्वेश्चन बना लें? 5 साल बहुत है, मैक्सिमम 5 ईयर। वैसे मेरे हिसाब से 3 ईयर्स बहुत है ना। 3 साल बनाइएगा ना तो पिछले 10 साल क्वेश्चन इससे आप बन जाएगा। इसे 10 साल के फेर में मत रहिए। 3 साल का, जैसे मान लें 24 में आपको 25 में एग्ज़ाम देना है, तो 24 में जो एग्ज़ाम होगा, है ना, वो ले लीजिएगा। अभी वाला जो है इसी साल, अब इस साल जो बच्चा एग्ज़ाम देगा ना, उसका अगर कोई खरीद लीजिएगा या किसी से ले लीजिएगा, तो उसमें 2023 का और 2022 का आराम से मिल जाएगा। बाद में दिक्कत होगा, अभी तुरंत मिल जाएगा। अभी दिसंबर है, अभी तो 12th हुआ भी नहीं है। जो 12th देने वाला 24 में, आप तो 25 में दीजिएगा। तो 22, 23, 24 बहुत है। प्लस हम जो सेट देंगे उसमें पिछले 10 साल का कंपाइल किया वो क्वेश्चन है। तो काहे को आप परेशान हो, 10 साल क्वेश्चन क्यों बनाएंगे? 10 साल में चक्कर में ना 3 साल या 5 साल, या यदि पुस्तक वे खरीदती है ना, उसमें भी 3-4 साल पहले का क्वेश्चन दिया हुआ होता है। ये आजकल ओपन पेज वाला ज़माना है, हर वेबसाइट पे क्वेश्चन अवेलेबल होता है। बिहार बोर्ड के भी वेबसाइट पे भी क्वेश्चन अवेलेबल है पहले साल का, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, परेशानी सिर्फ होती है कि 10 साल क्वेश्चन नहीं जमा के उसको बना के क्लियर करिए। इस बार 12th आपको फाइनल है, तो आपको क्या करना है कि जितना भी आपका जो है ना 4-5 सब्जेक्ट जो भी पढ़ते हैं, तो 4 रजिस्टर बना लीजिए, है ना। रजिस्टर बनाने से क्या होगा, सबका क्वेश्चन पहले कलेक्ट कीजिए।
पीवी, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PVQ बोलते हैं। इससे क्या होगा कि वो आधार मिल जाएगा कि हमको किस तरह का क्वेश्चन करना है, किस तरह का जवाब देना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए जो बुक्स बताए हैं ना 12th का, इसका अलग से एक वर्कबुक आता है। तो कहिए सर वर्कबुक क्या होता है? तो वर्कबुक में क्या होता है, जिस तरह से अगर तो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं या, तो इसमें क्या है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं हर चैप्टर से, वो आपको उसमें दिया हुआ होता है, तो उसको आपको बना जाना है। वैसे हम जिस किताब से पढ़ें या पढ़ाएं, आपको जिस पुस्तक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिक्कतें होगी, जब हम पढ़ा रहे होंगे उस चैप्टर्स को, तो क्वेश्चन को लेके आइएगा, वो बन जाएगा। वैसे मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हम बता देते हैं, लेकिन आपको फिर भी लगे सर क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा, PPC में थोड़ा सा आएगा जब पढ़ेंगे, लेकिन इलास्टिसिटी डिमांड में, इंडिफरेंस कर्व में, कॉस्ट में, प्रोडक्शन में, इस समय कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। या फिर जब सेकेंड पेपर हम लोग करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। नेशनल के अकाउंटिंग हम एक इकट्ठा, अगर हम नेशनल इनकम पढ़ लेंगे ना, तो 20 नंबर का क्वेश्चन इकट्ठा हो जाएगा। तो यानी कि नेशनल इनकम शुरू करेंगे कब? हम शुरू करेंगे अप्रैल में। अप्रैल में शुरू करेंगे। अप्रैल में कोई छुट्टियां नहीं होती हैं। अप्रैल से लेके मई के बीच में नेशनल इनकम खत्म, यानी कि वो 20 नंबर का पूछता है। अगर नेशनल इनकम पढ़ लिए तो सेकेंड पार्ट का आधा इसी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट था। अब देखिए, देखो जैसे कि हम पहले ही बताए होंगे, इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? अर्थशास्त्र। दो शब्द है, अर्थ, दूसरा है ना। अर्थ का मतलब क्या बोलो? वेल्थ, मतलब धन, और इसका मतलब साइंस, है ना, साइंस या विज्ञान। यानी कि जो शब्द है अर्थशास्त्र, इसके हिसाब से क्या हो गया? इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। इसी बात को एडम स्मिथ भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन बोलते हैं? एडम स्मिथ कौन है? द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कौन है? फादर ऑफ। देखिएगा जब सेट बनाइएगा तो उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा। अभी हम कुछ बताए नहीं, बस शब्द के हिसाब से। अर्थ का मतलब यहाँ पे धन होता है विषय, और शास्त्र का मतलब साइंस। एक ऐसा विषय है जिसमें लोग धन के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित धन है, उसको किस प्रकार से उपयोग करेंगे कि लोगों को या समाज को या परिवार को अधिकतम सेटिस्फैक्शन मिले। ये कहा जाता है कि मदर इज ए गुड मैनेजर, he know how he use the limited resources so that each and every member of the family will get the maximum level of satisfaction। है कि नहीं? जब उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, उसके पास नेचुरल गुण आता है कि कम पैसे में भी थोड़ा सा सेविंग कर लेते हैं। इसलिए सेविंग क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अपनी माँ से सीखो। पिताजी के पास सेविंग क्या होता है? पिताजी को जो कहिएगा ना, कहिएगा कि हमको ना शाम में आइएगा ये लेते आइएगा, वो कभी नहीं कहते नहीं लाएंगे। ठीक, शाम होता है, प्रयास करते हैं, नहीं ले गए, नहीं ले गए। माँ कहिए मम्मी शाम में हमको ये चाहिए, दूध आप शाम में सो दो, वो भी ज़रूरी है। अगला दिन से मांग बंद करोगे, डेली वो मांगोगे, माँ दे देगी। माँ से अच्छी ममता, माँ से अच्छी डांट किसी को होती नहीं है। वो डांट फटकार के थोड़ा सेविंग करती है। दोनों के अलग अलग महत्व है। मम्मी एक और बना देती है, वो पीटती है पहले, है ना, फिर देखती है कि नहीं मानेगा तो देना पड़ता है। लेकिन पापा समानता दे देते हैं, है कि नहीं? दोनों मानता है। लेकिन पिताजी की पिटाई भी कम बड़ी नहीं होती है। कहीं गुस्सिया के धर के धो देंगे पकड़ के तो बुझाएगी जगह कि पिताजी की, है ना। हाँ, दोनों का अलग अलग महत्व है। महिला पुरुष का समाज में अलग अलग महत्व है ना जी। यानी मम्मी पापा का अलग अलग। यहाँ पर हम लोग मम्मी पापा के भूमिका पर एक सेमिनार करवाए थे, है कि नहीं, जिसमें
बिहार के बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, इवन यहाँ के डीजीपी, उस समय के तत्कालीन जो इंडियन हेल्थ मिनिस्टर सीपी ठाकुर, हमारा पुराना वाला फेसबुक होगा पर्सनल, उस पर देखिएगा बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी हो गए। उस पर हम लोगों ने बहुत बड़ा विचार विमर्श हम लोग यहाँ पे करवाए थे। फिर मौका मिला तो फिर करवाया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये इकोनॉमिक्स ये अंग्रेजी वर्ड है। जितना अंग्रेजी वर्ड है सभी का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जिक्र है कि उस शब्द कहाँ से आया है ना। तो ये जो इसमें जो शब्द है दो शब्द से बना है। एक शब्द क्या है, ओइकोस, और दूसरा शब्द क्या है, नेमीन। एक ऐसा शब्द है जी, एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है, ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, देखिएगा सेट में। अभी तो सेट बनवा रहे हैं, हमको पता है, अभी एक सेट डाले भी हैं, उसमें देखिएगा उस सेट में सब क्वेश्चन मिलेगा। तो ग्रीक शब्द है, ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। हाउस होल्ड का मतलब यहाँ पर होता है एक फैमिली से, स्टेट से, कंट्री से। तो इकोनॉमिक्स क्या है, दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एक समाज की व्यवस्था हम सीमित संसाधन में कैसे करें, अर्थशास्त्र हमें सिखलाता है ना। हर देखिए, जो हमारा रिसोर्सेज होता है लिमिटेड होता है, और वांट्स है अनलिमिटेड है। और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका अल्टरनेटिव उपयोग होता है। जैसे पैसा है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, इससे हम चनाचूर खा सकते हैं, इससे हम चॉकलेट खा सकते हैं, है ना, इसको किसी को दे सकते हैं। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज, है ना। क्या होता है, अल्टरनेटिव यूज है। इसलिए हमेशा क्या समस्या होता है इकोनॉमिक्स में, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन द इकोनॉमी, इट्स बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। जब किसी मॉल में कपड़ा खरीदने जाते हैं, ढेर सारे ड्रेस लेके आते हैं, एक एक पहन को देखते हैं, दिखाते हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। फिर देखते हैं कि 10 गो में 3 गो अच्छा लगा, मन करता तीनों लें, फिर तीनों में चेक करते हैं कि तीनों में से कौन अच्छा, फिर 2 गो रखते हैं, दोनों में से कौन अच्छा। वाई देयर इज सो एंड वाई देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन द मॉल, इट्स बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। पैकेट में पैसा एक ही ड्रेस का है, 3 ड्रेस कैसे ले लें, 3 ड्रेस ले लेंगे तो और सब क्या करेंगे, और भी तो सामान लेना है। आई बात समझ में। उसी तरह जब खाना खाने जाते हैं कभी फैमिली के साथ, पिताजी कहते हैं भाई आज का बजट मात्र 5,000 का, कुछ एक्स्ट्रा लोग दूसरा कम कर देंगे, है ना। अब पेट में खाने का भी तो लिमिटेड खाओ ना भाई। तो इसलिए रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड ही होते हैं। मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है, इसका आवश्यकता अनंत होता है। वन डिजायर इज फुलफिल, अनदर विल ऑटोमेटिकली क्रॉप ऑफ। एक डिजायर पूरा नहीं होता है कि दूसरा तुरंत जनरेट हो जाता है। यही समस्या का जड़ होता है ना। एक क्वेश्चन भी है, व्हाई देयर इज प्रॉब्लम चॉइस, प्रॉब्लम चॉइस बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। देखिए पहला दिन ही 4-5 क्वेश्चन आपका बन गया। इस तरीके से हर दिन पढ़ते हैं तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। जब हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन बना लीजिएगा, टेंशन फ्री रहेगा कि एग्जाम के टाइम में ज़्यादा पढ़ना। क्या ज़्यादा पढ़ेंगे, एग्जाम के टाइम में सीयूटी की तैयारी करेंगे, है कि नहीं। और भी तो करना है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश के अलावा आपको मैथ, रीजनिंग का भी सहारा लेना है, और ज़बरदस्त सहारा लेना है। तो उसके लिए अगर ये सब पेपर अभी क्लियर करेंगे, सब पेपर जो पढ़ेंगे, नोट्स का समस्या नहीं है, तो उस समय क्या होगा, इसको भी पढ़ना है, सिर्फ रिवाइज करना होगा। क्योंकि जो 12th में पढ़ना है वही सीयूटी में पढ़ना है। बस अंतर है कि एकेडमिक कोर्स है वो कॉम्पिटिटिव कोर्स है, उसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा। इसमें आपको सिर्फ राज्य भर से हैं, उसमें पूरे देश भर से आपको मिलेंगे, बल्कि पूरे दुनिया से आपको मिलेंगे।
ठीक है, नोट करते, जिसको नोट करना नोट करते जाओ। ठीक है, इकोनॉमिक्स लिख लो। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ हाउसहोल्ड मैनेजमेंट, है ना। अर्थशास्त्र गृह प्रबंधन का शास्त्र है ना। अर्थशास्त्र गृह प्रबंधन का शास्त्र है, गृह प्रबंधन का विज्ञान है। जिस घर का अर्थशास्त्र सही होता है, या जिस स्टूडेंट्स का अर्थशास्त्र सही मतलब नहीं विषय सही, किसी के घर से पैसा आता है तो पहला दिन जीन्स पैंट चढ़ा लेता है, रेंट कहाँ से देंगे, टीचर को पैसा कहाँ से देंगे, कॉपी कहाँ से कर देंगे, भुला जाता है। तो दिल्ली कोचिंग में तगादा सुनेगा, दिल्ली जो कहाँ से खाना खाते वो बोलेगा, दिल्ली वो टोकेगा। इसलिए यदि आप इकोनॉमिक्स सीखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा महीना में हमको इतना ही पैसा मिलेगा, तो अगर पैसा आया है तो उसको एलोकेट कर लीजिए कि किस तरीके से खर्च करें ताकि पूरे महीना भर में समान सेटिस्फैक्शन मिले। इसलिए ये हमें सिखलाता है कि इच्छा को थोड़ा मार के रखिए, क्योंकि मन जो है ना, मन चंचल होता है और बुद्धि जो स्थिर होता है। बुद्धिमान सब है, अभी पढ़ रहे हैं पर मन कहीं और होगा, क्योंकि मन को देखिए, मन की जो गति है ना वो प्रकाश की गति से भी तेज होता है, और उसको जाने में लगता है 1 सेकेंड, यहाँ तो 1 नैनो सेकेंड भी नहीं लगता, तुरंत हम लोग पूरे ब्रह्मांड घूम के रात भर में आ जाते हैं। कभी कभी सपना में ब्रह्मांड घूमते, कितना अच्छा घूमता, हाँ यहाँ वहाँ चले गए, आई वैसे में। तो अर्थशास्त्र सिखलाता है कि इस चंचल मन को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, और जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से उपयोग कीजिए। देखते नहीं, सरकारी नौकरी वाले संभल के चलते हैं, लाइटों बत्ती थोड़ा सोच समझ के जलाते हैं कि भाई बिल ज़्यादा आ जाएगा। दोनों में अंतर है, दोनों की अलग अलग मजबूरियां हैं, दोनों का अलग अलग लाइफ स्टाइल है, क्योंकि उसको पूरी ज़िंदगी में एक ही तरह का लाइफ जीना है। और जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, कभी गम कभी खुशी कभी गम वाला बात होता है कभी खूब मिला कभी नहीं मिला। पकौड़ी बेचने वाला कभी खूब कमाया कभी कमेबे नहीं किया। इसलिए उन लोग का देखते हो, जो मजदूर क्लास के लोग हैं वो 500 कमाएगा, शाम होता है तो खर्च कर देगा। लेकिन अगर कोई 10,000 महीना नौकरी करता है पढ़ लिख के, तो 10,000 महीना भी कुछ सेविंग कर ले। दोनों लाइफ स्टाइल में अंतर होता है। 500 कमाएगा, मुर्गा भात खा जाएगा, 10 को खिला देगा, दारू पी लेगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। चलो समझ गए? अब समझ गए तो आगे बताते हैं। आज इंट्रोडक्शन के बाद छोड़ेंगे, अब फिर हम नेक्स्ट परसों के क्लासेज मिलेंगे तो फिर बताएंगे। देखो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने सीखा कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स आपका जो है साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ऐसे देखिए इकोनॉमिक्स में उत्पत्ति के अलग अलग बहुत सारे विचार हैं, लेकिन हम लोग इंडिया में पढ़ते हैं तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, देखो कौटिल्य है ना, इनकी पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये किस में लिखा गया है? संस्कृत में। किस में लिखा गया है? ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो कौटिल्य के द्वारा या चाणक्य के द्वारा या विष्णुगुप्त के द्वारा, तीनों एक ही नाम है। अब ये चाणक्य जो है, जो कौटिल्य हैं, वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे राजा बिंदुसार। तीसरे राजा अशोक, चक्रवर्ती अशोक जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वही जगह है। चाणक्य का जो है पाटलिपुत्रा जो है कर्म भूमि रहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, आचार्य थे अर्थशास्त्र के। और तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पुराने विश्वविद्यालय है पूरे दुनिया में। और हालांकि आप लोग जानते हो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराने विश्वविद्यालय है, नालंदा से भी पुराना है तक्षशिला विश्वविद्यालय।
है ना, तक्षशिला भग्नावशेष अभी पाकिस्तान में है और हम पाटलिपुत्रा में हैं। तो सोचिए उस समय लोग यहाँ से वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे घोड़े से। घोड़े का स्पीड भी काफ़ी तेज हुआ करता था, आज के राजधानी के एक्सप्रेस से भी ज़्यादा उस समय घोड़ा दौड़ता था, ऐसे इतिहास में प्रमाण मिलता है। और ये वही चाणक्य हैं जिनकी नीति से पूरी दुनिया फतह करने वाले सिकंदर को पीछे भागना पड़ा था। तो ये सोचिए बिहार कैसा प्रदेश है जहाँ पे रहते हैं कि जो कहता कुछ नहीं किया, तो इतिहास इसका गवाह है कि इन्होंने बहुत कुछ करके रख दिया है और जिसका फल आगे आने वाले कल में काटेंगे। और फल क्या काटना है, देखिए शुरू से ही बिहार ग्रेट था, ग्रेट है, ग्रेट रहेंगे। लेकिन बिहार से नहीं है, हमको पूरे देश को ग्रेट बनाना है। हम लोग पहले इंडियन हैं, तभी हम लोग बिहारी करते हैं। सब लोग इंडियन हैं, ये सब बिहारी और उत्तर प्रदेशी और क्या क्या बोलते रहता है पंजाबी, सब गलत बात है। सभी भारतीय हैं, पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता था, कभी बिहार कभी पाटलिपुत्र। उस पाटलिपुत्र की धरती पर से आप पढ़ाई कर रहे हैं। समझ गए कि अर्थशास्त्र का ज्ञान जो पूरे दुनिया को मिला, अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है कौटिल्य, IIM वगैरह में पढ़ाया जाता है, लोग रिसर्च करते हैं इस पर, संस्कृत में पुस्तक लिखी गई है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए और समय चाहिए, है ना। एनीवे उनकी किताब यानी कि जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, हालांकि ये जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है प्योर इकोनॉमिक्स नहीं है, उसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब जो इस तरह से बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन जो एडम स्मिथ पढ़ते हैं ना, तो एडम स्मिथ के पहले जितने भी इकोनॉमिक्स है सभी को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। एडम स्मिथ पहले व्यक्ति हुए, वो की बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। 1776 में उनकी एक पुस्तक आई, जिस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, विच पब्लिश्ड इन 1776, जो 1776 में पब्लिश्ड हुआ था। और उसमें उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स दो अलग अलग भागों में बांट दिए, इकोनॉमिक एक पृथक विषय के रूप में विकसित किए। बहुत सारे नए टर्म दिए, जैसे लेसेस फेयर दिए, इंडिविजुअल हैंड दिए, डिमांड सप्लाई का जो कंसेप्ट पढ़ते वो सारी चीज़ दिए, कैपिटलिज्म दिए, बहुत सारे थ्योरी दिए। और यानी कि इकोनॉमिक्स के उसके पहले भी था, लेकिन जितने साल पहले इकोनॉमिक्स थे ना, सभी थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स लेके अलग से कंपाइल किए। दैट मीन्स कि एडम स्मिथ नहीं कह सकते हो कि राइटर थे, वो कंपाइल किए अलग अलग विचारों को। जैसे लेसेस फेयर पढ़ते हैं, तो लेसेस फेयर जो आइडिया है वो मर्केंटलिज्म से लिए थे। मर्केंटलिज्म या मर्केंटलिस्ट बिलीव इन कैपिटल एक्यूमुलेशन, पढ़िए UPSC वगैरह में आगे, कि वो जो है पूंजी जमा करने में और कीमती धातुओं को जमा करने में विश्वास रखते थे। एडम स्मिथ पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा कि कृषि का विकास होगा तभी हमारा देश का इंक्लूसिव ग्रोथ संभव है। बहुत सारी बातें उन लोग के बारे में बताएंगे। तो समझ गए कि एडम स्मिथ जो है, आज हम लोग यहाँ तक बता दिए हैं कि एडम स्मिथ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं। क्यों हैं फादर, क्योंकि वो पहले व्यक्ति हुए, वो पहले स्कॉलर हुए जिन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिए और इकोनॉमिक्स को एक विकसित सेपरेट विषय के रूप में विकसित किए। एंड देयरफॉर इज कॉल्ड टू बी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हम कह सकते हैं कंक्लूड के कि एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक्स, वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु डिवाइडेड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इनटू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड डेवलप इकोनॉमिक्स एज सेपरेट ब्रांच। देयरफॉर इज कॉल्ड टू बी फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे। समय भी हो गया है, आप लोग अपने अपने घर जाएं। बोलो बस।